चलिए लाइफ प्रोसेस चल रहा था, क्या क्या देखा था अपन ने इसमें देखे थे 4 प्रोसेसेस, ठीक है ना, जो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं उसी को लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। फर्स्ट क्या था, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, फिर सर्कुलेशन, ठीक है, उसके बाद एक्सक्रीशन, ठीक है। यानी कि देखो हमने मुंह से खाना खाया, फिर नाक से सांस ली, दोनों चीज़ चली गई बॉडी में, फिर बॉडी में जाने के बाद पूरी बॉडी में फैलाना है उसको, ठीक है। तो पहला तो हो गया ब्रीदिंग न्यूट्रिशन, ठीक है। दूसरा क्या हो गया, रेस्पिरेशन, फिर उसको पूरी बॉडी में फैलाना है, सर्कुलेशन हो जाएगा, ठीक है। और फिर वेस्ट मटेरियल जो भी बनेगा वो बॉडी से बाहर निकालना है, एक्सक्रीशन हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो 4 प्रोसेस हो गए। उसमें अपन क्या पढ़ रहे थे, न्यूट्रिशन पढ़ रहे थे, ठीक है। न्यूट्रिशन में हमने क्या देखा था भाई, हमने देखा था हमारे इम्पोर्टेंट कौन कौन से हैं हमारे पास न्यूट्रिशन। एक है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। दूसरा क्या था, प्रोटीन, हाँ। और तीसरे नंबर पे फैट, मान लीजिए कि मतलब फैट हो गया। 4th नंबर पे विटामिन, ठीक है। चलिए 5th नंबर पे मिनरल्स, ठीक है। चलिए कार्बोहाइड्रेट हमने देखा, ठीक है ना। कार्बोहाइड्रेट में हमने देखा कि कॉम्प्लेक्स भी होता है, फिर उससे सिंपल और फिर उससे सिंपल, ठीक है। तो जो सबसे कॉम्प्लेक्स होता है वो कौन सा होता है, सेल्यूलोज, ठीक है। सेल्यूलोज जिसको हम खा नहीं सकते, ठीक है, लेकिन जानवर खा सकते हैं। किसमें होता है, पेड़ों की छालों में होता है, पत्तियों में होता है, ठीक है ना। चलिए सेल्यूलोज हो गया। आगे देखिए, आपने देखा होगा पत्तीदार सब्जी खाते हैं हम, ठीक है ना, लेकिन उसकी लीफ देखना और जो नॉर्मल पेड़ पौधे होते हैं उसकी लीफ देखना, वो कितनी सॉफ्ट होती है और वो कितना हार्ड होता है पत्ता, ठीक है ना। तो जो हमारे पालक का पत्ता होता है, मेथी का पत्ता होता है, वो तो हाथ लगाओ इसमें टूट जाता है, कट जाता है वो तो, ठीक है ना। तो उनको हम खा सकते हैं, ठीक है ना, वो स्टार्च है। इसके बाद सेल्यूलोसिस सिंपल जो होता है वो क्या होता है, स्टार्च होता है। और इससे भी सिंपल क्या होता है फिर, ग्लूकोज, C6H12O6, ठीक है। चलिए प्रोटीन देखें, प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स फॉर्म क्या होता है, देखो सबसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म तो क्या है इसमें, प्रोटीन खुद है। इससे सिंपल वाला पेप्टाइड, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम प्रोटीन खाते हैं, आपने दाल खाई मतलब क्या खाया, प्रोटीन खाया, वो जा कर के बॉडी में पहले किस में टूटेगा, पेप्टाइड में, फिर एमिनो एसिड, ठीक है। ये सबसे छोटा है, ठीक है, ये आराम से एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो एमिनो एसिड मिलकर के, बहुत सारे एमिनो एसिड मिलकर के क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बनाएंगे, पेप्टाइड मिलकर के क्या बनाएंगे, प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है ना। चलिए नहीं, प्रोटीन एक खुद ही कॉम्प्लेक्स फॉर्म है ना, हाँ, ठीक है ना। चलिए भाई ऐसा थोड़ी है कि एक मकान बन गया मान लो, तो अब एक मकान दूसरे मकान में लग करके क्या बनाएगा, तो मकान बनने के बाद तो क्या है, अब उस पर जितने भी आप बनाओगे वो मकान ही है, एक ही मकान बोलेंगे उसको, कार्बोहाइड्रेट इस तरीके से। कार्बोहाइड्रेट क्या देते, हाँ बोलो, नहीं ऐसे नहीं मिलता, हाँ, ठीक है। चलिए तो कार्बोहाइड्रेट क्या है, एक एनर्जी गिविंग फूड है, क्या है, एनर्जी गिविंग, जिसको खाओगे तो एनर्जी मिलेगी, इसको खाओगे तो बॉडी बन जाती है, ठीक है ना। चलिए और फैट खुद भी क्या है, एनर्जी गिविंग फूड है। तो एनर्जी गिविंग फूड है, इसका सिंपल फॉर्म क्या होता है, ग्लिसरॉल, ठीक है। चलिए और फैटी एसिड, ठीक है, ये 2 इसके क्या है, सिंपल फॉर्म है। चलिए विटामिन्स के कोई सिंपल फॉर्म नहीं होते, मिनरल के कोई, ये खुद ही क्या होते हैं, सिंपल फॉर्म होते हैं। तो ये डाइजेशन में भी भाग नहीं लेते, इनका कोई डाइजेशन नहीं होता, डायरेक्ट क्या होते हैं, ये एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है ना, इसीलिए तो हमें डाइजेशन किसका देखना है, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का और फैट का, ठीक है। चलिए इतनी बात समझ में आ गई हमारे, ये देख लिया था। इसके बाद हमने देखा भाई कि इस दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, वो अपना खाना कैसे लेते हैं, कैसे खाते हैं, उनको खाना कैसे मिलता है। तो उस खाना मिलने के तरीके पर
हमने दो क्लासिफिकेशन किया इसको, ठीक है ना। तो एक क्या किया, ऑटोट्रॉफ्स या ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है, न्यूट्रिशन, और दूसरा हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। चलिए, तो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है ना। चलिए, तो यानी कि ये वो तरीका है जिसमें ऑर्गेनिज्म दूसरों पर डिपेंड नहीं होता, और ये वो तरीका है जिसमें ऑर्गेनिज्म दूसरों पर डिपेंड होता है। दूसरों पर डिपेंड का मतलब ये इन पर डिपेंड हो सकता है और दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड हो सकता है, ठीक है ना। चलिए, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है भाई, इसमें ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। क्या करते हैं, प्लांट होते हैं तो क्या करते हैं, ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है। फोटोसिंथेसिस मतलब ये वो प्रोसेस है जिसकी हेल्प से ये अपना खाना बनाते हैं, ठीक है ना। चलिए, देखिए होता क्या है, ये प्लांट है, ठीक है ना। अब देखो, हमने देखा कि ग्लूकोज जो है वो किससे बना हुआ है, C6H12O6 से, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं, प्लांट डायरेक्टली क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड ले ली, फिर नीचे से वाटर ले लिया, ठीक है ना। तो अब कार्बन मिल गया, देखो ग्लूकोज किस किस से मिला हुआ है, कार्बन से, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। तो कार्बन मिल गया, ऑक्सीजन मिल गई और हाइड्रोजन भी मिल गया। बस अब इनको मिला करके केमिकल रिएक्शन करके ये बना देंगे, क्या, ग्लूकोज बन जाएगा। तो क्या हमारे अंदर भी ऐसा होता है क्या, हमारे अंदर ऐसा नहीं होता है। हम तो क्या करते हैं, इन्होंने जो बनाया है, जिन्होंने स्टोर करके रखा हुआ है अपने अंदर, क्या बना लेते हैं, फिर ये बहुत सारे ग्लूकोज बना करके क्या करते हैं, ये स्टार्च बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, स्टार्च। फिर उस स्टार्च को हम खाते हैं, ठीक है ना। फिर वो स्टार्च टूटता है किसमें, ग्लूकोज में, और इस ग्लूकोज को हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है। फिर सेल के पास जाता है और वो सेल क्या करता है, एनर्जी बनाता है, ठीक है ना। चलिए, तो हम ऐसा नहीं करते हैं ना कि भाई चलो अब एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड ले ली, कार्बन ले लिया, वहाँ पानी पी लिया, ये लो चलो अब, तो हम ऐसा केमिकल रिएक्शन हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, बात समझ में आ गई। तो देखिए, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन किसके थ्रू होता है, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। चलिए, तो हमने कल देखा था, लीफ देखा था पूरा, ठीक है ना, लीफ का पूरा पार्ट देखा था हमने। ये मिडरिप बोलते हैं इसको, ये वीन्स हैं, इसकी विनेशन है, ये पेटियोल हो जाता है, ये पूरा ब्लेड का जो है ये है ना, ब्लेड का लीफ ब्लेड कहलाता है, जिसको हम लैमिना भी बोलते हैं। फिर हमने क्या करा था, इसकी जो विड्थ है उसको हमने क्या करा था, माइक्रोस्कोप में देखा, ठीक है। तो माइक्रोस्कोप में हमने जो लेयर है, ऊपर की लेयर और नीचे की लेयर, क्या बोलते हैं इसको, एपिडर्मिस। क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस। किससे बनी होती है ये, वैक्सी लेयर से, वैक्सी लेयर होती है ये, ठीक है, वैक्स की बनी होती है। क्यों, क्योंकि इसे पानी से गलने से बचना होता है, ठीक है ना। चलिए, क्योंकि और वैक्स क्या है, एक वाटरप्रूफ, वाटर रेजिस्टेंट है, ठीक है ना। मोम हो गया, तेल हो गया, जितने भी तेल ऑयली चीज़ें हैं, वैक्स है, ये सब क्या होता है, वाटर रेजिस्टेंट होता है, ठीक है ना। चलिए, यानी कि अगर आपने अपने हाथ पे क्या लगा लिया, मोम घिस लिया या तेल में रगड़ लिया, तब अगर आप पानी में डालोगे तो पानी आपका हाथ गीला नहीं होगा, ठीक है ना, ऐसा ही होता है। चलिए, पानी में तेल, तो कहाँ पानी में तेल कहाँ मिक्स कहाँ होता है, तभी तो वो एकदम अलग रहता है, लेयर उसकी अलग रहती है, ठीक है ना। चलिए, तो इस तरीके से ये लेयर हो गई। अंदर क्या भरा होता है, इसके अंदर जो गुदगुदा पार्ट होता है, ठीक है, गुदगुदा सा, यानी कि जिसको हम क्या बोल सकते हैं, एक पल्प बोल सकते हैं इसका, गुदगुदा सा पार्ट, ठीक है ना, इस तरीके से। उसे हम क्या बोलते हैं, नहीं, मीज़ोफिल। क्या बोलते हैं, मीज़ोफिल्स बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं इसको, मीज़ोफिल्स। इनके बीच में स्पेस होता है जिसमें एयर क्या रहती है, घूमती रहती है, इसमें एयर भरी रहती है, ठीक है ना, एयर अराउंड घूमती रहती है। इन मीज़ोफिल्स के अंदर छोटे छोटे से मटर के दाने जैसे स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। इन मटर के दाने के स्ट्रक्चर्स को क्या बोलते हैं हम, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है ना। क्लोरोप्लास्ट का दूसरा नाम क्या होता है, किचन,
किचन ऑफ द, हाँ किचन ऑफ द लीफ या फिर किचन ऑफ द प्लांट या ट्री, ठीक है ना, क्योंकि पूरे ट्री का खाना जो है यहीं बनता है, ठीक है। फिर हमने इस क्लोरोप्लास्ट को भी हमने क्या किया था, जूम करके पढ़ा था, ठीक है ना। तो क्या होता है, ये ऐसा एक बॉल जैसा शेप होता है, उसको हमने बीच में से काटा था, तो इसकी 2 लेयर होती है, ठीक है, एक अपर लेयर होती है और एक इनर लेयर होती है, ठीक है, आउटर लेयर या इनर लेयर, ठीक है ना। इसके अंदर हमने देखा था डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना, रोटी की जैसी होती है ना, वैसे एक के ऊपर एक रोटी रख दी, या सिक्के जैसे होते हैं ना, सिक्के रख दिए एक के ऊपर एक, ऐसे करके, ठीक है, इस तरीके से ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है इसके अंदर, ऐसा। चलिए, ये आपस में क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं। क्यों जुड़े रहते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। चलिए, इस एक को हम क्या बोलते हैं, थाइलाकोइड, क्या बोलते हैं, थाइलाकोइड, ठीक है ना। और इस पूरे को मिला करके क्या बोलते थे हम, ग्रेना, क्या बोलते हैं, ग्रेना, ठीक है। चलिए, और ये जो हिस्सा है जिससे हम ये जुड़े रहते हैं, इसको आप बोलते हैं लैमिला, ठीक है ना। और लीफ जो ब्लेड होती है उसको बोलते हैं लैमिना, ठीक है। चलिए, और ये जो थाइलाकोइड्स होते हैं या ग्रेना जो होता है, इनके ऊपर भी बहुत छोटे छोटे से दाने होते हैं, ठीक है ना। इन्हीं दानों को हम क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल बोलते हैं, क्लोरोफिल बोलते हैं। बात समझ में आ गई। चलिए, यही क्लोरोफिल है जो ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है, यही क्लोरोफिल है जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कंप्लीट करता है, ठीक है ना। तो देखिए भाई क्या होता है, समझिए बात को। सनलाइट आएगी, ठीक है, सनलाइट आकर के क्लोरोफिल क्या होता है, चार्ज हो जाता है, ठीक है ना। अपने अंदर से ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन या एनर्जी रिलीज़ करता है, ठीक है ना। वो एनर्जी यूज़ होती है किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को ऐड करने में, ठीक है ना। चलिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड और ठीक है, तो कितनी कार्बन डाइऑक्साइड, 6 कार्बन डाइऑक्साइड और 6 वाटर, ठीक है। चलिए, और ये रिएक्शन जो होती है किसकी प्रेजेंस में होती है, सनलाइट, LIGST, सनलाइट एंड क्लोरोफिल, ठीक है। चलिए, और ये क्या बना देता है, ग्लूकोज C6H12O6। मतलब देखिए कि इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 6 कार्बन डाइऑक्साइड मिलेंगे और 6 पानी के मॉलिक्यूल मिलेंगे, ये दोनों मिलकर के एक क्या बनाते हैं, एक ग्लूकोज बनेगा, ठीक है ना। एक ग्लूकोज जो है वो कितनी कुर्बानी लेता है, 6 कार्बन डाइऑक्साइड की और 6 पानी की, ठीक है, या 6 वाटर मॉलिक्यूल्स की, ठीक है। चलिए, इसके साथ ये तो बनेगा ऐसे ही, इसके अलावा क्या बनती है, ऑक्सीजन गैस, जो ये प्लांट से अपन कहते हैं ना ऑक्सीजन गैस रिलीज़ करता है ना, वो ऑक्सीजन गैस बनेगी, बाहर निकल जाती है ये, और क्या मिलेगा, पानी बन जाएगा, ठीक है। चलिए, इस तरीके से, और ये भी कितने बनते हैं, 6। बात समझ में आ गई। चलिए, तो ये वाली रिएक्शन क्या हो गई हमारी, फोटोसिंथेसिस। अगर आपको फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन बोलनी है तो देखिए क्या बोलोगे आप, 6 कार्बन डाइऑक्साइड और 6 वाटर मिल करके किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में मिल करके ग्लूकोज बनाते हैं, ऑक्सीजन बनाते हैं और वाटर बनाते हैं। या ये बोल सकते हो कि एक ग्लूकोज 6 ऑक्सीजन और 6 वाटर बनाते हैं, ठीक है ना। उसी को हम क्या बोल देते हैं, फोटोसिंथेसिस बोल देते हैं। बात समझ में आ गई, ठीक है। अभी मैंने आपको इस फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो ज़्यादा डीप नहीं बताया, ठीक है। जब आपके लिए ये चीज़ें एकदम नॉर्मल हो जाएगी, जब आप बहुत बार रिवीजन कर लोगे, जब आपको लग जाएगा कि हाँ ये पता है मुझे अच्छे से, तब मैं थोड़ा डीपली बताऊँगा, ठीक है ना। चलिए, क्या बताऊँगा डीपली में, ये बताऊँगा कि हमें क्या पता है कि फ़ोटोसिंथेसिस कब हो सकता है, सनलाइट यानी कि दिन में होगा, है ना, जबकि ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। ये ग्लूकोज बनाने का काम रात में भी होता है, ठीक है। अब कैसे होता है, देखो
मैंने अभी आपको बताया कि सनलाइट आई, ठीक है ना, क्लोरोफिल चार्ज हो गया, चार्ज होने से उसने एनर्जी रिलीज़ करी, इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करे, ठीक है। इसका मतलब इन दोनों को जोड़ने के लिए, इन दोनों को रिएक्शन करवाने के लिए हमें सनलाइट की ज़रूरत नहीं है, एनर्जी की ज़रूरत है। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो अगर अगर हम क्या करें, तो ये क्या कर, अगर क्या मतलब ये जो प्लांट है, ट्री है, ये क्लोरोफिल है, ठीक है, ट्री जो है, लीव्स हैं, ये क्या करती है, दिन भर में एनर्जी को, सनलाइट को एब्जॉर्ब करके इसमें से एनर्जी निकालती रहती है और स्टोर करके रखती रहती है, ठीक है ना। तो वो एनर्जी स्टोर कर लेती है किसके लिए, रात के लिए, ठीक है ना। तो रात के लिए एनर्जी स्टोर हो गई, अब बात समझ में आ गई। तो फिर रात में भी ये ग्लूकोज बना लेते हैं। इस तरीके से फोटोसिंथेसिस के दो पार्ट हो जाते हैं, एक होता है डे पार्ट, डे वाला में करने होने वाला, और एक नाइट में होने वाला, ठीक है ना। चलिए बात समझ में आ गई, इतनी बात हमारे समझ में आ गई। तो ये हो गया हमारा फोटोसिंथेसिस। अगर आपसे पूछें कि भाई रॉ मटेरियल क्या लगता है फोटोसिंथेसिस के लिए, तो आप बोल सकते हो कार्बन डाइऑक्साइड लग जाएगा, वाटर लग जाएगा, ठीक है ना। ये क्या हो गए, रॉ मटेरियल्स हो गए, ठीक है। चलिए, और क्या क्या बनता है आप बोल सकते हो, ग्लूकोज बन जाएगा, 6 ऑक्सीजन और 6 वाटर मिलता है, ठीक है। चलिए, ये हो गया हमारा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हो गया। समझ में आ गई बात, किसी को कुछ डाउट है, नहीं है, ठीक है ना। चलिए अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे क्या, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। चलिए, ये हम क्या पढ़ रहे हैं कि आखिर प्लांट ने अपना खाना कैसे पाया। तो कैसे पाया भाई, फोटोसिंथेसिस के थ्रू पाया, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इसमें क्या पढ़ेंगे कि प्लांट के अलावा जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपना खाना कैसे प्राप्त करते हैं। तो वो कैसे प्राप्त करते हैं भाई, कैसे पाएंगे, या तो प्लांट को खाएंगे या दूसरे जानवरों को खाएंगे, ठीक है ना। तो इस बेसिस पर हमने हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को भी कितने भागों में बांट दिया, 3 भागों में बांट दिया, ठीक है। फर्स्ट हो गया क्या, होलोजोइक। क्या हो गया, होलोजोइक हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन या हेलोजोइक न्यूट्रिशन, होलोजोइक, ठीक है। सेकंड हो जाता है सेप्रोट्रॉफिक, ठीक है, सेप्रोट्रॉफिक, ठीक है। चलिए, और तीसरा जो है वो हो जाता है क्या, पैरासाइटिक, ठीक है। चलिए, तो होलोजोइक न्यूट्रिशन, सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, ठीक है। तो देखिए भाई, ऑटोट्रॉफिक समझ में आ गया, होलोजोइक देखते हैं। होलोजोइक ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं या ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, आप भी बोल सकते हो कि होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ऐसे ऑर्गेनिज्म आते हैं जो दूसरे जानवरों को मार करके खाते हैं, ठीक है। दो टाइप के आएंगे इसमें, है ना। या आप यूँ समझ लीजिए कि या तो ये प्लांट को खाएंगे, ठीक है, या फिर दूसरे एनिमल्स को मार के खाएंगे, ठीक है ना, उनको मार के खाएंगे, ठीक है। चलिए, क्या करूँ, इसको तलवार बना देता हूँ एक, चलिए, मार के खाएंगे, ठीक है। चलिए, सेप्रोट्रॉफिक में क्या होता है, सेप्रोट्रॉफिक में होता है कि ये डेड एनिमल्स को खाते हैं, ठीक है, डेड ऑर्गेनिज्म बोल दो, है ना, क्योंकि एनिमल्स में सभी आ जाता है वैसे भी, है ना। हमारे ह्यूमंस भी किस में आ जाएंगे, एनिमल्स में आ जाते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो किसको खाते हैं, डेड एनिमल्स को खाते हैं, वो सेप्रोट्रॉफ्स कहलाते हैं। और इस न्यूट्रिशन को, इस तरीके से खाना प्राप्त करना क्या कहलाता है, सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहलाता है। और ऐसे ऑर्गेनिज्म क्या कहलाएंगे, सेप्रोट्रॉफ्स कहलाएंगे, ठीक है। चलिए, और ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो क्या करते हैं, मारते नहीं हैं, ठीक है ना, वो दूसरों की बॉडी के अंदर या उनके ऊपर रहते हैं, ठीक है ना, वो रहते हैं आराम से, लीव करते हैं, ठीक है ना, लीव रहते हैं उनके अंदर रहते हैं या उनके ऊपर रहते हैं, ठीक है ना। और उनको मारेंगे नहीं, थोड़ा थोड़ा उनसे खाना खाते रहेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो जैसे कि क्या हो जाएगा, जूं हो जाएगी हमारी, ठीक है ना, लाइस हो जाएगी, इस तरीके से और भी हमारे अंदर बहुत सारे बैक्टीरियाज हैं, ठीक है ना। और
कई सारे, जैसे कि मलेरिया का है ना, मलेरिया का जो क्या बोलते हैं, माइक्रोब्स होता है, ठीक है ना, वो भी क्या होता है, एक पैरासाइटिक होता है, दूसरों की बॉडी में रह करके उनसे क्या करता है, वो खाना लेता है, ठीक है ना। तो उनको सेप्रोट्रॉफिक में जो डेड एनिमल्स को खाते हैं, जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो मर जाते हैं ना, फिर कीड़े लग जाते हैं, है ना, माइक्रोब्स ये हो गए। इसके अलावा क्या हो जाएगा, आप देखिए वल्चर यानी कि गिद्ध, वो भी क्या खाता है, वो जब तक जिंदा है, मरने की कगार पे, जब तक सांस चल रही है तब तक वो कुछ नहीं करेगा, बैठा रहेगा पास में, लेकिन मर जाएगा तब आएगा वो खाने, ठीक है ना। तो ये डेड एनिमल्स को खाते हैं, ठीक है। इसके बाद आपने नहीं देखा, गिद्ध नहीं देखा कभी, मतलब देखा तो नहीं, मतलब टीवी में मूवी तो देखा होगा। गिद्ध पक्षी होता है, बर्ड होता है, बहुत बड़ा सा, बहुत बड़ा बर्ड होता है, बहुत बड़ा, इतना बड़ा बर्ड होता है, बहुत बड़ा, बाज से भी बड़ा होता है, ठीक है ना। लंबी सी गर्दन होती है उसकी मोर के जैसी, ठीक है ना, चोंच भी तीखी रहती है उसकी, बहुत खतरनाक होता है, ठीक है ना, मतलब डरावना भी लगता है हल्का सा। तो इस तरह, अब बाज की अगर हम बात करें, ठीक है ना, जिसको हॉक बोलते हैं, ठीक है ना, तो जो हॉक है वो भी क्या है, एक होलोजोइक है, क्योंकि वो भी मार के खाता है, जिंदे को उड़ा के ले जाता है, ऊपर से पटकता है, नीचे मर जाता है, ठीक है ना, फिर खाएगा उसको, मार के खाता है वो डेड को नहीं मार खाता। इस तरीके से हाइनाज, ठीक है ना, कुत्ते जैसे लगते हैं, जिन पे धब्बे लगे होते हैं, है ना, वो भी क्या करते हैं, डेड एनिमल्स को, जो शेर छोड़ देता है बच्चे को, कौन खाता है, हाइनाज खाते हैं, हाइना खाएंगे, गिद्ध खाएंगे और माइक्रोब्स, ठीक है ना। तो ये किसको खाते हैं, डेड एनिमल्स को। और पैरासाइट जो होते हैं वो क्या होते हैं, दूसरों की बॉडी पे रहेंगे, बॉडी पे या बॉडी के अंदर रहते हैं और उनसे अपना खाना, इवन प्लांट भी, ऐसे कई सारे प्लांट भी होते हैं, ठीक है ना, अमरबेल के नाम से होगा एक, अमरबेल, ठीक है ना, जिसे कसकटा भी बोलते हैं, ठीक है ना। ये भी क्या है, एक पैरासाइट है। ये क्या करता है, दूसरे प्लांटों पर आकर के बैठ जाता है या उन पे कोई ग्रो होता है, ठीक है ना। तो अब प्लांट जो है, वो ट्री जो है, वो अपना खाना खुद बनाएगा और ये अपना खाना नहीं बनाता, ये क्या करता है, उससे खाना लेता रहता है। बात समझ में आ गई, चलिए ठीक है। अब देखिए, अब ये तो ठीक है, सेप्रोट्रॉफिक तो हमने सीख लिया, देख लिया, डेड एनिमल्स, और पैरासाइटिक भी देख लिया हमने। बट होलोजोइक में अब और क्लासीफाई हो जाता है, कैसे, कि देखिए आप देख रहे हो, ऐसे एनिमल्स जो प्लांट खाते हैं और ऐसे एनिमल्स जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, और ऐसे एनिमल्स जो दोनों ही खाते हैं। तो 3 बेसिस हो गए इसके भी, 3 टाइप हो गए। फर्स्ट हेट्रो क्या बोलते हैं उसको, हर्बीवोर, जो प्लांट खाते हैं, ठीक है, हर्बीवोर्स, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा, कार्निवोर्स हो जाएंगे, ठीक है, चलिए। और तीसरा क्या हो जाता है, ओमनिवोर्स, ठीक है, इस तरीके से। तो हर्बीवोर्स जो प्लांट खाएंगे ओनली, कार्निवोर्स जो दूसरे एनिमल्स को खाएंगे, मार के खाते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या क्या आ जाएगा, देखो हर्बीवोर्स में तो पता ही है क्या आएगा, कार्निवोर्स में लायन आ जाएगा, टाइगर आ जाएगा, ठीक है ना, वुल्फ आ जाएगा, इस तरीके से, है ना। और स्नैक हो सकते, स्नैक हो जाएगा, हॉक आ जाएगा, ठीक है ना। ये सब किस में आ जाएंगे, कार्निवोर्स में। ओमनिवोर्स जो दोनों खाते हैं, डॉग हो गया, इंसान हो गया, ठीक है ना। चलिए, तो समझ में आ गई बात, हेटरोट्रॉफिक। तो इस तरीके से हमारा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कंप्लीट हो गया और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कंप्लीट हो गया। चलिए, अब हम देखते हैं न्यूट्रिशन 2 चीज़ों में देखेंगे, ठीक है। देखिए, एक तो अपन अब देखेंगे कि डाइजेशन कैसा होता है, ठीक है ना। तो डाइजेशन अपन देखेंगे कि आखिर डाइजेशन में क्या होता है, ठीक है। चलिए, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे अपन, क्या पढ़ेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम। लेकिन किस किस का पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे अपन, एक माइक्रोब, ठीक है, अमीबा, इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। दूसरा पढ़ेंगे अपन प्लांट के बारे में, हालांकि प्लांट का कोई डाइजेस्टिव सिस्टम होता नहीं है, वो तो वैसे ही ग्लूकोज बना रहे हैं, है ना। तो अपन किसके बारे में पढ़ेंगे, ह्यूमंस के बारे में, ठीक है। प्लांट का अपन पढ़ चुके हैं, कैसे बनाते हैं वो खाना, ठीक है ना। चलिए,
तो अपन पढ़ेंगे अमीबा में और ह्यूमंस में, ठीक है। चलिए पहले ह्यूमंस देख लें, पहले अमीबा देख लेते हैं। चलिए तो देखिए अमीबा में क्या होता है भाई, ठीक है। 4 स्टेप होती है इसमें। अमीबा, ये अमीबा है हमारे पास, ठीक है ना। 4 स्टेप कौन कौन सी होती है, देखिए। फर्स्ट होता है इंजेक्शन। फर्स्ट स्टेप क्या है, इंजेक्शन, इंजेक्शन नहीं, इंजेक्शन, इंजेक्शन यानी कि इनटेक करना, ठीक है ना, अंदर लेना। दूसरा स्टेप क्या हो जाता है हमारे पास, डाइजेशन, ठीक है, डाइजेशन। तीसरा हो जाता है एसिमिलेशन, ठीक है। एसिमिलेशन बोल सकते हो या एब्जॉर्प्शन भी बोल सकते हो, ठीक है, एब्जॉर्प्शन। और तीसरा हो जाता है क्या, इजेशन। इजेशन, ठीक है। चलिए अब देखो ये क्या है, अमीबा है। क्या है ये, अमीबा है, ठीक है ना। इसका जो ये इसकी जो एक सेल है ना, तो ये क्या होता है, इसका फिक्स नहीं होता ये, ठीक है, कि इसका मुंह कहाँ है, आंखें कहाँ हैं, है ना, नाक कहाँ है, ठीक है ना, कहाँ से ये खाना खाएगा, कहाँ से ये निकालेगा। तो जैसे कि ह्यूमन बॉडी में, जानवरों में तो फिक्स होता है हर चीज़, ठीक है ना, हर एक जगह फिक्स है, ठीक है। बट इसमें ऐसा कुछ भी फिक्स नहीं होता है। इसकी ये जो आउटर लेयर होती है ये एकदम ऐसे हिलती रहती है, ठीक है ना। तो इसका सारा काम कहीं से भी हो सकता है, किसी भी जगह पे से हो सकता है ना। और ये तो मैंने 2D बना रखा है, ये बाहर आएगा एक बॉल के जैसा, ऐसे 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 होता रहता है, ठीक है ना। तो अब जिस भी साइड पर, मान लीजिए कि इस साइड पर इसका खाना आ गया, इधर मिल गया मान लीजिए, चाहे इधर मान लीजिए, चाहे इधर मान लीजिए, किधर भी मान लीजिए, जिधर भी इसका खाना इसको मिलेगा, तो ये जो स्किन है ना इसकी, है ना, इसकी जो ये आउटर लेयर है, इसको क्या कर लेगा, ये हाथ की, इसकी तरह हाथ की तरह बना लेगा इसको। हाथ बना लो, चाहे इसके होठ मान लो, कुछ भी मान लीजिए, इस तरीके से, ठीक है ना। ये अब ये जो इसके हाथ बने हैं, हाथ मान लीजिए चाहे मुंह मान लीजिए इसका, ठीक है ना, इसको बोलते हैं सूडोपोडिया। क्या बोलते हैं, सूडोपोडिया, ठीक है। चलिए इन दोनों हाथों को सूडोपोडिया, ठीक है ना, इसको बोल देते हैं अपन। तो इसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, और आपने 9th क्लास में पढ़ाया होगा ना, बीच में न्यूक्लियस होता है, आसपास क्या होती है, ऑर्गेनेलीज होती है इसके, ठीक है ना। तो ये बनाने की ज़रूरत है ही नहीं अभी फ़िलहाल, और साइटोप्लाज्म होता है अंदर। चले तो ये खाना है, इसने क्या कर लिया, इनटेक कर लिया, यानी कि इंजेक्शन वाला प्रोसेस हो गया। इसके बाद ये क्या कर लेगा, इसको, ठीक है ना, इस तरीके से मान लीजिए इसको, ये है, ये अमीबा हो गया हमारा, ठीक है। चलिए अब ये क्या कर लेगा, अभी तो इंटेक किया, अब ये इस मुंह को क्या कर लेगा, बंद कर लेगा, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। ये हो गया, ये कैसे बनाऊँ इसको, कैसे बनाया था मैंने, ये देखो, ये ऐसे और ये ऐसे, इस तरीके से, ठीक है। ये इसने क्या कर लिया, मुंह को बंद कर लिया, ठीक है ना। अब जैसे इसने मुंह को बंद किया, यानी कि बॉडी के अंदर आ गया ये, ठीक है ना। चाहे यहाँ बना लो, अब यहाँ बनाते हैं ना तो दिख जाता है कि हाँ अंदर आ गया, या चाहे इसको ऐसे भी बना सकते हो कि ये बंद कर लिया भाई इसने और अंदर आ गया, ठीक है ना। तो अब अंदर आने के बाद डाइजेशन, डाइजेशन का मतलब क्या होता है, और साइंस की फॉर्म में बताओ, पढ़ा हुआ है हमने, वेरी गुड, कॉम्प्लेक्स फॉर्म को सिंपल फॉर्म में। तो अब ये सिंपल फॉर्म का मतलब होता है छोटे फॉर्म में तोड़ देना उसको। तो ये एक बड़ा पार्टिकल है, ये क्या कर देगा, इसको छोटे पार्टिकल्स में तोड़ देगा, ठीक है ना। आपने देखा होगा कभी दवाई डाली, गोली डाली आपने पानी में, जैसे जाती है कैसे हो जाती है, वो बिखर जाती है, बिल्कुल वैसे हो जाएगा सिस्टम, ठीक है ना। तो ये डाइजेशन हो गया इसका, ठीक है। इसके बाद ये पूरे छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाएगा, ठीक है ना। फिर छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटने के बाद ये इन छोटे पार्टिकल्स को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब करेगा, क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है ना। चलिए, या इसको आप यहाँ मत करिए, इसको आप यहाँ बना लीजिए ऐसे, ठीक है ना। ये क्या कर रहा है, अब एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद
पूरा एब्जॉर्प्शन हो गया, ठीक है ना। अब जितना पार्ट एब्जॉर्प्शन के बाद जितने भी छोटे पार्टिकल्स थे वो इसने क्या कर लिए, अब जो काम के थे उनको तो यूज़ कर लिया एनर्जी बनाने में, ठीक है ना। और जो अनडाइजेस्टेड रहा होगा कुछ, ठीक है ना, कुछ वेस्ट पार्टिकल भी बचा होगा, वो क्या कर देगा, इसके बॉडी से बाहर निकाल देगा, ठीक है, वापस बॉडी से बाहर निकाल देगा। और इसका एक कुछ कंफर्म नहीं है कि भाई कहाँ से निकालेगा, मे बी जहाँ से खाया वहाँ से निकाल दे, कहीं और से निकाल दे, ठीक है ना। तो इसका कुछ ऐसा चलता रहता है या कभी कभी होता है? क्या चीज़ ये जो अपन अमीबा कहते हैं। चलता ही रहेगा, मतलब जब भी खाना है उसको भूख लगेगी, पार्टी का खाना खाएगा, ये सिस्टम हो जाएगा जब पानी में, है ना। मतलब सिंगल सेल्ड है तो आंखों से तो दिखना नहीं है, ठीक है ना, माइक्रोस्कोप से दिखेगा, ठीक है ना। चलिए पानी में वगैरह यहाँ पर इनमें ही मिलता है। चलिए ठीक है, बात समझ में आ गई है, ये अपना इसके पार्ट हो गए। चलिए ह्यूमन बॉडी देख लेते हैं। तो देखिए भाई क्या है इसमें, अपन बनाते हैं इसको, तो कैसे बनेगा ये, ऐसे इसको बना देते हैं, ठीक है। ये क्या हो जाएगी इसकी लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। ये इसका अपेंडिक्स है, ठीक है। ये इसकी स्मॉल इंटेस्टाइन आ गई, चलो यहाँ पर क्या बन जाएगा, लीवर आ जाएगा, ज़्यादा ऊपर हो गया, यहाँ मान लेते हैं। इस तरीके से, ठीक है, ये लीवर हो गया। तो ये देखिए ये क्या है, माउथ, माउथ बोल दीजिए, या फिर बकल कैविटी, ठीक है, कैविटी। चलिए ये क्या है, इसके नॉस्ट्रिल्स हैं, नॉस्ट्रिल्स, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा, ये कहलाता है क्या, फेरिंग्स, ठीक है। चलिए इसके बाद यहाँ पर होता है हमारा लैरिंग्स, ठीक है, पर ये तो किसका चल जाएगा, रेस्पिरेशन में, ठीक है ना। ये हो गया हमारा लंग्स, और ये हो गया हमारा क्या, ईसोफेगस, ठीक है, फूड पाइप जिसको बोलते हैं हम, फूड पाइप, और ईसोफेगस भी बोल देते हैं इसको, ठीक है। चलिए ये हमारा क्या हो गया, स्टोमक हो गया, ठीक है, स्टोमक हो गया। चलिए ये क्या हो गया हमारा, लीवर हो गया। चलिए ये क्या हो जाएगा, गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर है, ठीक है। चलिए ये क्या है हमारा, पैनक्रियाज, पैनक्रियाज, ठीक है।
चलिए, ये हमारी क्या हो जाएगी, स्मॉल इंटेस्टाइन है, पर स्मॉल इंटेस्टाइन के अपन को 3 पार्ट पढ़ने हैं। ये वाला डुओडेनम, डुओडेनम, अंदर वाला ये वाला जेजुनम, जेजुनम, और नीचे वाला लास्ट वाला इलियम, जहाँ पर एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, चलिए, लार्ज इंटेस्टाइन है। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन है। ठीक है ना, चलिए, ठीक है, ये अपेंडिक्स हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा रेक्टम, और ये एनस। ठीक है, चलिए, बात समझ में आ गई। तो अब देखिए, सबसे पहले पढ़ेंगे हम क्या, माउथ। क्या पढ़ेंगे, माउथ। ठीक है ना, माउथ या बगल कैविटी। ठीक है, तो देखिए माउथ में क्या होता है, माउथ में टीथ होती है, एक टंग होती है। ठीक है ना, पूरी खाली जगह होती है ये, और इस जगह पर, माउथ के जस्ट नीचे इस जगह पर, ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड होती है। ठीक है ना, चलिए, जो क्या सलाइवा रिलीज करती है। ठीक है, जिसकी वजह से हमारा माउथ क्या रहता है, वेट रहता है, गीला रहता है। ठीक है ना, चलिए, तो ये माउथ हो गया हमारा। टीथ क्या काम आते हैं, उसको खाने को तोड़ने में, चबाने में, है ना, इसमें काम आते हैं, च्यू करने में काम आते हैं, बड़े पार्टिकल्स को छोटे करने में काम आते हैं। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, जो हमारा खाने में जो स्टार्च होता है, ठीक है ना, क्या होता है, स्टार्च, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज। ठीक है, बट अपन क्या बोलेंगे, देखिए स्टार्च से छोटा होता है माल्टोज। ठीक है ना, और माल्टोज से एकदम छोटा होता है क्या, ग्लूकोज। ठीक है, माउथ में हमने खाना खाया, ठीक है ना, सलाइवा निकलेगा। ठीक है, तो जो खाना हमने खाया उसमें स्टार्च है। ठीक है ना, तो स्टार्च को देखो सलाइवा है ना हमारा, है ना, जो सलाइवा है, सलाइवा में क्या होता है, एक एंजाइम होता है, यानी कि एक केमिकल होता है। ठीक है ना, वो केमिकल का नाम है क्या, सलाइवरी एमाइलेज। क्या है, सलाइवरी एमाइलेज। ठीक है, सलाइवरी एमाइलेज। तो ये जो केमिकल है, यानी कि इसको एंजाइम बोलेंगे अपन, तो ये जो एंजाइम है ये स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर देता है, माल्टोज में। माल्टोज क्या चीज़ है भाई, माल्टोज डाइसेकेराइड है। डाइसेकेराइड का मतलब है कि 2 ग्लूकोज से मिलकर के बना होता है। ठीक है ना, तो अब क्या है कि एक ही बार में नहीं तोड़ पाते हैं। ठीक है ना भाई, आपने मिक्सर ग्राइंडर में डालोगे तो चलाते ही क्या वो एक बार में एकदम बारीक हो जाता है क्या, पहले तो 2-3 भाग में टूटेगा ना, तो यानी कि बड़े से छोटे छोटे होता जाएगा। तो बिल्कुल उसी तरीके से तो स्टार्च जो है वो माल्टोज में टूटता है। ठीक है ना, चलिए, ये हो गया हमारा, किसने तोड़ा, सलाइवरी एमाइलेज। ठीक है ना, चलिए, अब खाना कहाँ जाएगा भाई, इसोफेगस में जाएगा, फूड पाइप में जाएगा। फूड पाइप में कोई डाइजेशन नहीं होता है, कोई ब्रेकडाउन नहीं होता है, कोई कॉम्प्लेक्स फॉर्म सिंपल फॉर्म में नहीं होता है। ठीक है ना, चलिए, ये सिर्फ फूड को क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है। इसके अलावा ये क्या रिलीज़ करता है, म्यूकस। म्यूकस क्या चीज़ है भाई, म्यूकस है एक चिपचिपा सा पदार्थ। ठीक है ना, चिपचिपा सा सब्सटेंस। चिपचिपा सा सब्सटेंस होना बहुत ज़रूरी है, वरना खाना इसमें चिपक जाएगा, ड्राई होगा तो। ठीक है ना, कभी आपने देखा होगा खाना अगर आपने बहुत देर तक पानी नहीं पिए मान लीजिए, तो हमारा मुंह क्या होता है, सूख जाता है। अब सूखने के बाद आप खाओ कुछ चीज़, आप चबा ही नहीं पाओगे, मुंह चलेगा ही नहीं, जम जाएगा, या फिर हमारे कट लग जाएंगे मुंह में। ठीक है ना, ऐसा तो यहाँ पर चिपचिपा पदार्थ निकलना ज़रूरी है, जिसको हम म्यूकस बोलते हैं। ठीक है ना, तो वो इसके हेल्प से ये इजीली क्या कर पाता है, ट्रांसफ़र कर पाता है। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पर एक, अब जब ये इसोफेगस है, इसोफेगस क्या कर रहा है, ट्रांसफ़र कर रहा है। ठीक है ना, तो आप मुझे बताओ कि आपने जब खाना खाते हो, खाना खाने के बाद क्या आपको कभी ऐसा फील होता है कि खाना मेरा पेट में गिरा है, टपक ऐसा करके, नहीं ना। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए दो कंडीशन है। एक तो मान लीजिए ऊपर से हम कोई चीज़ फेंक रहे हैं, ठीक है, और नीचे कुछ चीज़ है, तो आपने सीधा छोड़ दिया, ठीक है, और जा कर के ऐसे गिरेगा, और एक रस्सी से बांध दिया, धीरे धीरे छोड़ना, ठीक है, तो नीचे गिरेगा तो एकदम स्मूथली आएगा। ठीक है ना, तो
अब आप बताओ हमारा खाना जो है पेट में ऐसे डुबुक करके गिरता है या स्मूथली आता है? स्मूथली आता है। इसका मतलब ये ज़रूर कुछ ना कुछ कर रहा है, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, खाने को पकड़ के रखता है और धीरे धीरे नीचे भेजता है। बात समझ में आ गई? अब जैसे कि ये फूड पाइप है, अब यहाँ पर खाना आया तो ये ऐसा हो गया, अब यहाँ पकड़ के रखा हुआ है इसने, अब धीरे धीरे नीचे आएगा, ऊपर से पतला होता जाएगा और नीचे से मोटा होता जाएगा, और ये ऐसे करके नीचे धीरे 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 भेजता है। आई बात समझ में? और इस मूवमेंट को क्या बोलते हैं? पेरिस्टाल्टिस, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। क्या बोलते हैं? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, टाल्टिक मूवमेंट। बात समझ में आई? चलिए, और ऐसा नहीं है कि ये मूवमेंट सिर्फ और सिर्फ यहीं होता है, ठीक है। पूरी एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से स्टार्ट हो जाती है? हमारी इसोफेगस से लेकर के एकदम रेक्टम तक। बात समझ में आ गई? चलिए, तो इस पूरे रेक्टम में ही हम पूरी एलिमेंट्री कैनाल, मतलब जो हमारी जो पूरे पाइपलाइन चल रही है एक तरीके से, इस पूरी पाइपलाइन को हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। तो इस एलिमेंट्री कैनाल में ये वाला मूवमेंट होता है। इसी मूवमेंट के थ्रू ये खाना जो है वो आगे मूव करता है, ठीक है ना। जब हम स्टमक में जाएगा ना तो स्टमक के जो अंदर की वॉल्स हैं वो भी ऐसे ऐसे मूव करती रहती है, तो डाइजेशन के बाद वो भी इसको आगे भेज देता है, ठीक है। चलिए, बात समझ में आ गई? इसोफेगस क्या होता है? चलिए, इसोफेगस के बाद खाना कहाँ जाएगा? स्टमक में। अब स्टमक देखिए, देखिए यहाँ पर माउथ में स्टार्च जो है किस में कन्वर्ट हो गया? माल्टोज में, लेकिन पूरा नहीं हुआ, 100% नहीं हुआ। मान लीजिए कि हमने आधा किलो खाना या 1 किलो खाना खाया, ठीक है, या 1 किलो स्टार्च खा लिया, तो 1 किलो में से मान लीजिए कि 500 ग्राम ही हुआ है, 600 ग्राम ही हुआ है, ठीक है ना, ऐसा। तो बाकी अभी थोड़ा है, ठीक है ना, तो धीरे धीरे होता जाएगा। आगे देखिए, अब स्टोमक में क्या होता है? स्टोमक में भी जैसे यहाँ पर क्या है, ये एंजाइम है, एंजाइम रिलीज़ होते हैं, माउथ में एंजाइम रिलीज़ हुआ है, इसी तरीके से स्टमक में भी एंजाइम रिलीज़ होता है, ठीक है ना। तो देखिए क्या क्या रिलीज़ होता है स्टमक में। स्टमक में 3 चीज़ें रिलीज़ होती है, एक HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक म्यूकस, इसमें भी निकलता है, ठीक है ना, और तीसरा क्या निकलता है आपका? पेप्सिन। क्या निकलता है? पेप्सिन, ठीक है। चलिए, अब पेप्सिन क्या है? एक एंजाइम है। क्या है? एंजाइम, ठीक है। जैसे एमाइलेज ने क्या किया है? स्टार्च को कन्वर्ट कर दिया किसमें? माल्टोज में, यानी कि स्टार्च का डाइजेशन किया है। उसी तरीके से पेप्सिन, देखो नाम से पता चल रहा है, पी आ रहा है, तो ये किसका करेगा? प्रोटीन का करेगा, ठीक है ना। चलिए, तो देखिए अब HCl देखते हैं। HCl क्या करेगा? देखिए, क्योंकि हमें पता है कि एसिड है और दुनिया का सबसे खतरनाक एसिड होता है। ये इतना खतरनाक है कि अगर एक बूंद मेरे हाथ पे गिर जाए तो ये पूरा एज इट इज़ ऐसा कैसा निकल जाएगा यहाँ से, पूरा छेद करता हुआ, और इस छेद में से मैं ऐसे करके देख सकता हूँ, ठीक है ना। तो इतना खतरनाक होता है। तो इसका मतलब ये इसमें क्या कर रहा है फिर भाई साहब? इसका मतलब ये हमारी बॉडी में जब निकल रहा है तो ये फिर हमारी यहाँ निकलेगा तो ये सीधा सीधा निकल जाना चाहिए, है ना। लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि देखिए हमारी रक्षा करने के लिए कौन है? म्यूकस है, ठीक है ना। क्योंकि HCl होता है एसिडिक। क्या होता है? एसिडिक। और म्यूकस इसका दुश्मन है जो होता है बेसिक। कैसा होता है? बेसिक नेचर का, ठीक है ना। ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। अगर ये दोनों मिलेंगे तो ये इसके इफ़ेक्ट को ख़त्म कर देगा और ये इसके इफ़ेक्ट को ख़त्म कर देगा, दोनों न्यूट्रल हो जाते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो म्यूकस क्या करता है? म्यूकस पूरी हमारे स्टमक की वॉल के ऊपर, जैसे कि ये स्टमक है तो अंदर के पूरी वॉल पे चिपक जाएगा, ठीक है ना। जिससे क्या होगा? एसिड जो हमारा HCl है वो स्टमक की वॉल को क्या नहीं कर सकता? डैमेज नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। तो फिर अब HCl क्या कर रहा है भाई? HCl 2 काम करता है। एक तो हमारे खाने को गला देता है, ठीक है ना, छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ देगा ताकि हमारे पेप्सिन का काम क्या हो जाए? ईजी हो जाए, ठीक है ना। जैसे कि आपने देखा होगा कि हम मिक्सर ग्राइंडर में प्याज को पीसना है तो प्याज को हम सीधा सीधा एक पूरा का पूरा पीस डाल देते हैं या कट करके डालते हैं? कट करके डालते हैं ताकि हमारी मिक्सर ग्राइंडर पे ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े, ठीक है ना। इसीलिए देखिए आपने देखा होगा ऐसा भी कहते हैं कि भाई खाना खाएं तो चबा चबा करके खाओ। क्यों खाओ भाई? ताकि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है पूरा उसको ज़्यादा काम
ना करना पड़े, उस पर ज़्यादा इफ़ेक्ट ना पड़े। बात समझ में आ गई। इसीलिए हम चाहते हैं कि ऑलरेडी पहले से ही बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में जाए वो, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा चबाने के लिए कहा जाता है। इवन आप कई बार देखते हो कि जो बीमार हो जाता है उसको डॉक्टर क्या बोलता है, आप जूस पियो, लिक्विड पे चलो आप ज़्यादा, ठीक है ना। क्यों भाई? ताकि आपका जो सिस्टम है, देखिए हमारा जो ये स्टोमक है ना, स्टोमक बोल दीजिए, चाहे हमारा पूरा एलिमेंट्री कैनाल का समझ लीजिए, ठीक है ना। आप बताओ, क्या कभी जंगल के शेर, जो भी कोई भी जानवर है, वो बीमार होते होंगे, कभी कभी तो कुछ प्रॉब्लम होती होगी, क्या वो डॉक्टर के पास जाते हैं? क्या नहीं जाते। क्या डॉक्टर हमेशा से आए? क्या नहीं, पहले भी तो इंसान हुआ करते थे, ठीक है ना। तो देखिए, यानी कि ऊपर वाले ने पहले से ही हमारे सिस्टम को बना करके ऐसा ही भेजा है कि हमारा सिस्टम खुद अपने आप को ठीक कर सकता है, ठीक है ना। बट हमारा सिस्टम, ये सिस्टम ऐसा सिस्टम है जो सिर्फ एक टाइम पे एक ही काम करेगा, या तो वो डाइजेशन करेगा, ठीक है, या फिर वो हमारी बॉडी को ठीक कर देगा, ठीक है ना। ठीक करने को क्या बोलते हैं? ट्रीट कर देना, रिकवर करना, ठीक है। बात समझ में आ गई? एक ही काम कर सकता है। बात समझ में आ गई? तो बट आज के टाइम की प्रॉब्लम क्या है? आज के टाइम की प्रॉब्लम ये है कि हम भूखे रहते ही नहीं हैं। हम भूखे रहेंगे तभी तो वो काम करेगा भाई, ठीक है ना। हम तो 24 घंटे खाना खाते रहते हैं, ठीक है। रात को भी हम 10-11 बजे खाना खा के सोते हैं, खाते सो जाते हैं, तो रात भर काम करता है वो। अब आपने सुना होगा कई बार कि 6 से 7 के बीच में खाना खा लो भाई, जब तक सूरज दिख रहा है तब तक खाना खा लो। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई सूरज दिख रहा है तो वो अच्छा काम, उससे कुछ पड़ नहीं। उससे ये है कि आपको बता दिया कि भाई 6 से 7 के बीच में खाना खा लेंगे, 6 से 7 के बीच में खा लेंगे, 9-10 बजे तक सोओगे, 2.5 से 3 घंटे लग जाते हैं खाने को डाइजेस्ट हो जाने में। जब तक सोओगे तब तक आपका खाना डाइजेस्ट हो चुका होगा, आपके सिस्टम ने अपना काम कर दिया। अब रात भर उसके पास कोई काम नहीं है। आपने देखा होगा कि सोने के लिए कहते हैं, आराम करने के लिए कहते हैं, ताकि हमको रिलैक्स फील होता है, फिर जब हम सुबह उठते हैं तो अच्छा फील होता है। बात समझ में आ गई? तो जब हम सो जाते हैं और खाना मान लीजिए हमने डाइजेस्ट हो चुका है, ठीक है, तब हमारा सिस्टम क्या करता है? अपनी बॉडी को रिकवर करता है, पूरी बॉडी को चेक करेगा कहाँ गड़बड़ है भाई साहब, कहाँ जहाँ थकान है कि क्या है, कि बीमार है कि क्या है, वहाँ काम करता है। तब जा कर के हम अपने आप ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हैं? ठीक हो जाते हैं। बट 24 घंटे खाने का काम है हमारा, इसको टाइम ही नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। इसीलिए हर धर्म में बताया गया, उनको पता है कि इंसान है, जानवर नहीं है। जानवर तो अच्छे इंसान है, अच्छे लोग हैं, अच्छे हैं, बट ये क्या है? इंसान है। ये इस पूरी दुनिया का सबसे घटिया चीज़ है ये। अगर ये नहीं है तो दुनिया में शांति है, ये है तो ये बस क्या ही बोलें, फिर तो मैं वही वाली बात आ जाएगी कि अच्छे वर्ड्स निकल जाएंगे मेरे मुंह से, ठीक है ना। तो अब 24 घंटे खाना खाएगा तो कैसा ठीक रहेगा? बात समझ आएगी? इसलिए उनको पता था, हमारे है ना पुराने लोगों को पता था कि इंसान ऐसा है, इसलिए उन्होंने धर्म ग्रंथ, क्योंकि भगवान से डरते हैं सब, धर्म ग्रंथों से धर्मों से डरते हैं, ठीक है ना। तो धर्मों में उन्होंने बोल दिया, देखो भगवान को खुश करना है ना तो फास्ट रखो, भूखे रहो। हर धर्म में है, देख लो, ठीक है ना। अपने हिंदू में भी है, मुस्लिम्स में रमज़ान रखते हैं, ठीक है ना, और वहाँ पर फास्ट रखते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से तो हफ्ते में 1 या 2 बार अगर आप क्या कर लेते हो? फास्ट रख लेते हो, उपवास रख लेते हो, व्रत रख लेते हो, तो अपनी बॉडी पूरी की पूरी अपने आप को क्या कर लेती है? रिकवर कर लेती है। तो फास्ट रखने से भगवान जी खुश नहीं होते हैं, कोई आशीर्वाद नहीं हो रहा है, आप अपने आप को ठीक कर रहे हो। आगे बात समझ, आप ऑटोमेटिकली जब आप खुद हेल्दी रहोगे, ऑटोमेटिक कहते हैं ना वो, पता नहीं बुद्ध ने कहा था कि महावीर से किसने कहा था कि एक हेल्दी बॉडी में हेल्दी दिमाग क्या रखता है? निवास करता है। तो अगर आपकी बॉडी हेल्दी है तो दिमाग हेल्दी है, दिमाग हेल्दी है तो सब कुछ चीज़ बढ़िया है। तो बात समझ में आ गई? तो जब दिमाग हेल्दी है तो आप अच्छे सब पॉजिटिव रहोगे, अच्छे काम करोगे तो हर चीज़ में आपको सक्सेस मिलेगी। और हमको लगता है कि भगवान जी ने किया है, नहीं भाई, आपका सिस्टम कर रहा है। आई बात समझ में? ये वाली कंडीशन है, ठीक है। चलिए तो देखिए बात कहाँ थे, हम कहाँ पहुँच गए? हाँ, तो इसको क्या कर देता है? वही वाली बात है। तो हमारा सिस्टम को हम चाहते हैं कि कम मेहनत करें, ठीक है ना, इसको इजीली मिले, तो इसीलिए HCl इसको क्या कर देता है? गला देता है, ठीक है ना, गला दिया। इसके अलावा जम्स हम खाते हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि 100% एकदम क्लीनलीनेस है अंदर तक, नहीं, कुछ ना कुछ जम्स तो अंदर जाएंगे, तो उन जम्स को भी क्या कर देगा? ये किल कर देगा, ठीक है ना। तो देखिए, और पेप्सिन जो है वो क्या करता है?
इसको एक एटमॉस्फेयर चाहिए अपने काम करने के लिए, यानी कि प्रोटीन को तोड़ने के लिए एक क्या चाहिए, इसको एटमॉस्फेयर चाहिए। कैसा एटमॉस्फेयर चाहिए? एसिडिक। कैसा एटमॉस्फेयर चाहिए? एसिडिक एटमॉस्फेयर चाहिए, ठीक है ना। तो ये इसको एक एसिडिक एटमॉस्फेयर क्या करता है, प्रोवाइड करता है, ताकि ये अपना काम कर सके। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से इसने कितने काम करे भाई? 3 काम कर लिए। कौन कौन सा? एक तो जर्म्स को किल करने का, ठीक है। दूसरा खाने को क्या करना, छोटा कर देना, उसको गला देना, ठीक है ना। और तीसरा काम क्या किया इसने? इसको एक एटमॉस्फेयर, एसिडिक एटमॉस्फेयर प्रोवाइड कर दिया, ठीक है ना। चलिए, म्यूकस ने क्या किया? HCl से बचा लिया हमको, ठीक है। चलिए अब देखिए पेप्सिन की बात, स्टोमक की बात आ रही है हमारे पास। स्टोमक, ठीक है भाई। स्टोमक देखिए, स्टोमक क्या करता है? स्टोमक में क्या कर रहा है? पेप्सिन है, यानी कि प्रोटीन टूट रहा है, प्रोटीन टूट रहा है। कौन तोड़ रहा है भाई? पेप्सिन तोड़ रहा है, ठीक है। किस में तोड़ेगा? हमने देखा था छोटे फॉर्म कैसे थे? पेप्टाइड, ठीक है ना। टाइड है तो वाइट है, तो पेप्टाइड है। बात समझ में आ गई? तो प्रोटीन से छोटा वाला कौन होता है? पेप्टाइड होता है। किसने तोड़ा भाई? पेप्सिन ने तोड़ा, ठीक है। चलिए अब बात देखते हैं अपन 3rd नंबर की, ठीक है। तो आगे देखिए, अब यहाँ पर का काम हो गया, ठीक है ना। हाँ, यानी कि प्रोटीन टूट, देखो माउथ में स्टार्च टूट गया, ठीक है ना। स्टमक में प्रोटीन टूट गया। अब यहाँ पर भी पूरा नहीं टूटा, थोड़ा बच गया, थोड़ा टूट गया, इसका भी थोड़ा टूट गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर हो गया। अब खाना कहाँ जाएगा? आगे जाएगा। तो देखिए हमारा जो खाना है अभी वो कैसा है? एसिडिक है भाई साहब। स्टोमक में तो म्यूकस है, वो बचा लेगा, लेकिन यहाँ थोड़ी ना है। अब अगर यही एसिड अगर आगे चला जाएगा तो वहाँ तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है ना। तो देखिए ये म्यूकस क्या करता है, इसमें मिक्स हो जाता है एसिड में, ठीक है ना। एसिड में मिक्स होने के बाद ये क्या करते, मैंने आपको बताया था दोनों एक दूसरे के क्या हैं? दुश्मन है, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन है, ठीक है ना। तो अब ये जो म्यूकस है ये पूरी दीवार से हट करके इसमें मिक्स हो जाता है। मिक्स होने के बाद इसका भी जो इफेक्ट है, जो तेज खतरनाक जला सकता है, वो इफेक्ट खत्म कर देगा, और ये इसके इफेक्ट को खत्म कर देगा। ना अब इससे डर है, ना ही इससे डर है, ठीक है। तो अब खाना जो है वो आगे चला जा सकता है, ठीक है ना। चलिए कहाँ जाएगा भाई? ये वाले पार्ट को हम क्या, देखिए ये पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये छोटी वाली क्या कहलाती है? स्मॉल इंटेस्टाइन। बट इसका ये वाला पार्ट क्या कहलाता है? डुओडेनम कहलाता है। डुओडेनम, डेनम NUM है ना, NUM, डुओडेनम, ठीक है ना। इसको एक तरीके से ये उल्टा जे की तरह दिख रहा है, ये उल्टा जे इस तरीके से, ठीक है ना। तो इसकी शेप कैसे बोली जाती है? जे की शेप की, या उल्टा जे शेप बोलते हैं इसको, ठीक है ना। डुओडेनम की शेप कैसे होती है? उल्टे जे की जैसे, है ना, इन्वर्सली जे, ठीक है। तो देखिए अब इसमें गया भाई, कहाँ आ गया? डुओडेनम, डुओडेनम खाना आ गया यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए इस खाने में बचा हुआ भी स्टार्च है, ठीक है ना, पूरा नहीं हुआ भी, और कुछ प्रोटीन भी है, ठीक है ना। तो यानी कि यहाँ पर अब बचे हुए स्टार्च का भी ब्रेक डाउन होगा, और या डाइजेशन होगा, और बचे हुए प्रोटीन का भी डाइजेशन होगा। तो अब यहाँ पर भी कोई होगा, कौन करेगा? ऐसे केमिकल्स होंगे, ठीक है ना। तो देखिए स्टार्च को कौन करता है? एमाइलेज, ठीक है ना। और प्रोटीन को यहाँ पर कौन कर रहा है? पेप्सिन। पर यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर देखिए पेनक्रियाज जो है इसमें से केमिकल निकलता है, यानी कि केमिकल नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? एंजाइम बोलेंगे, ठीक है ना। तो पेनक्रियाज में से भी क्या निकलेंगे भाई? कुछ एंजाइम निकलेंगे। अब कौन कौन से एंजाइम निकलते हैं भाई? देखिए, ठीक है ना। देखिए ये भी क्या निकालता है? देखिए हमें क्या करना है? स्टार्च को करना है, तो एमाइलेज निकालेगा ये, ठीक है। चलिए और प्रोटीन को तोड़ने के लिए ये पेप्सिन नहीं निकालेगा, ये निकालता है ट्राइप्सिन। क्या निकालता है? ट्राइप्सिन, ठीक है ना। चलिए 2 चीज़ तो इसने निकाल दी।
और तीसरा मिलता है हमें लीवर से। अब लीवर जो है ये क्या निकालता है, बाइल जूस। क्या निकालता है, बाइल जूस। और ये जो गॉल ब्लैडर है, गॉल ब्लैडर इसका स्टोर रूम है, ठीक है ना। तो ये क्या बनाता है, बाइल जूस बनाता है और गॉल ब्लैडर में स्टोर करके रख देता है। जब चाहिए होती है तब गॉल ब्लैडर में से हमारे को डुओडेनम में आ जाता है, ठीक है ना। तो क्या मिलेगा हमें, बाइल जूस। क्या मिलेगा, बाइल जूस मिलता है ना। चलिए अब देखिए, अब यहाँ कन्फ्यूजन हो सकता है कि यार ये भी एमाइलेज है, ये भी एमाइलेज है। तो अब इसको अलग करने के लिए हम क्या बोल देते हैं, देखो क्योंकि ये सिलाइवरी ग्लैंड से निकल रहा है इसलिए हमने क्या बोल दिया, सिलाइवरी एमाइलेज। ये किससे निकल रहा है, पैनक्रियाज से, इसलिए इसका बोल देते हैं हम पैनक्रियाटिक, पैनक्रियाटिक, ठीक है ना, पैनक्रियाटिक एमाइलेज, ठीक है। चलिए इतनी बात समझ में आ गई हमारे। इसको मैं कैसे याद रखता हूँ, इसको मैं बार बार भूल जाता हूँ इसलिए मैं याद रख लेता हूँ ताल, के ताल से ताल मिला, के पैनक्रियाज क्या बजा रहा है, ताल बजा रहा है, ठीक है ना। तो टी से ट्राइप्सिन, ए से एमाइलेज, एल से बाइल जूस, सॉरी, ठीक है ना, हाँ लाइपेज। और ये एक और चीज़ निकालता है लाइपेज, क्या निकालता है, लाइपेज, ठीक है। तो 3 एंजाइम निकालता है ये, पैनक्रियाटिक, एमाइलेज, ट्राइप्सिन और एल से क्या आ गया, लाइपेज आ गया, ठीक है ना। ये तीनों तो किससे निकल गए, पैनक्रियाज से, और बाइल जूस किससे निकल गया, लीवर से, ठीक है, या गॉल ब्लैडर भी आप बोल सकते हो। आपने सुना होगा कभी, अगर सुना कि नहीं सुना, देखिए गॉल ब्लैडर को बोलते हैं पित्त की थैली। क्या बोलते हैं, पित्त। पित्त का मतलब बाइल जूस, बात समझ में आ गई। आपने सुना होगा पथरी हो गई इसको, ठीक है ना। ज़्यादातर पथरी कहाँ होती है, गॉल ब्लैडर में होती है, ठीक है ना। तो गॉल ब्लैडर में जो है वो क्या होता है, पत्थर से बन जाते हैं इसमें, है ना, पत्थर बन जाते हैं। तो एक पत्थर भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, और बहुत सारे भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तब पेट में बहुत खतरनाक तरीके से दर्द होता है, ठीक है ना। तो क्या करते हैं डॉक्टर लोग, फिर पथरी का वो, इसका मतलब इसका पित्त की थैली का ऑपरेशन होता है। तो वो इस पित्त की थैली यानी कि गॉल ब्लैडर को कट करके निकाल देते हैं। अब आप मुझे बताओ कि अगर इसको कट करके निकाल दिया तो फिर बाइल जूस का क्या होगा, वो बाइल जूस, हमको तो यहाँ पे बाइल जूस चाहिए कि नहीं चाहिए, वो तो चाहिए। तो अब क्या करेंगे, तो देखिए लीवर बाइल जूस बनाएगा सही, ठीक है ना। तो अब बस इसका स्टोर रूम हटा दिया हमने, और जो पाइप ये जा रही है ना, ये पाइप है ना, देखो ये गॉल ब्लैडर मैं आपको ऐसे बना देता हूँ इसको, ये थोड़ी मैंने पाइप थोड़ी मोटी बना दी है ना, ऐसे, ठीक है, ये है, ठीक है ना। तो अब हमने ये जो गॉल ब्लैडर है, ठीक है ना, एक थैली होती है इतनी बड़ी सी, ठीक है ना, इसको कट करके निकाल दिया, और ये जो पाइप है वो डायरेक्ट किसमें कनेक्ट कर दिया, लीवर में, ठीक है ना। जिस जगह से ये गॉल ब्लैडर इससे कनेक्टेड होगा ना, तो गॉल ब्लैडर हमने निकाल दिया, निकाल के इस पाइप को हमने क्या कर दिया, डायरेक्ट लीवर में कनेक्ट कर दिया। तो अब जो बाइल जूस है वो डायरेक्टली जाएगा, अब स्टोर नहीं होगा, अब डायरेक्टली वो इसमें जाएगा। बात समझ में आ गई, चलिए इतनी बात हमारे समझ में आ गई। तो अब देखिए डुओडेनम में भाई साहब कितने सारे काम आएंगे, कितने सारे पॉइंट आएंगे इसमें, ठीक है ना। देखिए एमाइलेज आएगा, ठीक है, ट्राइप्सिन आएगा, लाइपेज आएगा और बाइल जूस आएगा, ठीक है। चलिए भाई, तो देखिए फर्स्ट पॉइंट, देखिए एमाइलेज किसको डाइजेस्ट करेगा, देखो हिंट है यहाँ पर, स्टार्च को, ठीक है, बचा हुआ स्टार्च है हमारे पास अभी, स्टार्च है, ठीक है। तो मैं शॉर्ट में लिख दूँ पैनक्रियाटिक एमाइलेज, ठीक है। चलिए स्टार्च किस में टूटता है, माल्टोज, ठीक है, चलिए टूट गया। अब पूरा 100% हो गया यहाँ पर, ठीक है ना, जितना भी स्टार्च था सब टूट टाट गया, माल्टोज बन गया। अब स्टार्च नहीं बचा बिल्कुल भी। अब प्रोटीन है, प्रोटीन है, प्रोटीन को कौन तोड़ देगा भाई, पेप्सिन तो है ही नहीं, पेप्सिन की जगह क्या आया, पेप्सिन के जैसा कुछ दिख रहा है इसमें,
ट्राइप्सिन, ट्राइप्सिन, ठीक है। किस में तोड़ देगा? पेप्टाइड में, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पर क्या हो गया, 100% प्रोटीन पेप्टाइड में कन्वर्ट हो गया। चलिए तीसरा देखिए भाई, तीसरा क्या है? फैट। क्या है भाई? फैट है। बाइल जूस जो है वो क्या करता है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, बाइल जूस। फैट के जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल होते हैं उनको छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ देता है, स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स, स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स, ठीक है ना। ये स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ फैट भी बोल सकते हो आप, ठीक है ना। चलिए अब फैट क्या पूरा टूट गया क्या? नहीं टूटा, अभी छोटा है, बचा हुआ है। तो अब ये जो स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स हैं ये क्या हो जाएंगे भाई? इसको तोड़ देंगे। आप मुझे बता सकते हो कि फैट का जो सिंपल फॉर्म था वो क्या था? पढ़ा था हमने स्टार्ट में। वेरी गुड, ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड, ठीक है। चलिए और कौन तोड़ेगा? बाइल जूस का काम तो हो चुका है भाई, क्या बच रहा है बता सकते हो? लाइपेज, ठीक है, ये हो गया लाइपेज, ठीक है। अब क्या करें, लाइट चली गई, ठीक है। तो देखिए अब फैट की बस अच्छी बात ये है कि ये एक ही बार में, एक ही स्टेप में क्या हो जाएगा, बस हो गया सिंपल फॉर्म में। अब नहीं होगा इसका कुछ भी काम, ठीक है। चलिए बात समझ में आ गई। तो डुओडेनम में पूरा स्टार्च का भी पूरा क्या हो गया, डाइजेशन हो गया, प्रोटीन का भी डाइजेशन हो गया और फैट का भी हो गया, ठीक है। चलिए अब कहाँ जाएगा खाना, कहाँ जाएगा? जेजुनम, ठीक है, जेजुनम। जीजू की आंखें हो गई नम, जेजुनम। चलिए भाई, ठीक है। अब जेजुनम में भी क्या होगा? अब देखो ये क्या, आप मुझे बताओ, ये जो भी हैं ये यानी कि माल्टोज और पेप्टाइड, ये क्या एकदम स्मॉल, मतलब सबसे सिंपल फॉर्म है क्या? ये नहीं है। प्रोटीन का सबसे सिंपल फॉर्म क्या होती है? चलो स्टार्च का बताओ। स्टार्च का ग्लूकोज और प्रोटीन का एमिनो एसिड, ठीक है ना। तो यानी कि अभी ये अगर हमारे पास नीचे चले गए इलियम में एब्जॉर्ब होने के लिए, तो ये एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे क्योंकि ये अभी बड़े पार्टिकल्स हैं, इसको और छोटा करना पड़ेगा, तब जा कर के ये क्या होंगे, डाइजेस्ट होंगे, यानी कि एब्जॉर्ब होंगे, ठीक है ना। तो देखिए फर्स्ट इसको तोड़ेंगे, माल्टोज को, माल्टोज, ठीक है। किस में टूट जाएगा ये? ग्लूकोज, C6H12O6, ठीक है ना। और इसमें से भी एंजाइम निकलते हैं, ठीक है ना। तो अगर माल्टोज को करना है तो ये होता है माल्टेज, ठीक है, सिंपल है, याद रह जाएगा माल्टोज से माल्टेज, ठीक है। चलिए जेजुनम में ये माल्टेज प्रेजेंट रहता है। हाँ, इसमें से जैसे इनकी वॉल में से निकलता है, ये वॉल्स होती है ना इनकी, उसमें से निकलता है, ठीक है ना। चलिए इसी तरीके से पेप्टाइड, ठीक है। देखिए आप ये देखिए पेप्टाइड मतलब प्रोटीन एक ऐसा है जिसके लिए तो जो एंजाइम है ना बस वो अलग अलग चेंज हो रहा है। पहले क्या आया, पेप्सिन आया, फिर ट्राइप्सिन आया, अब यहाँ पर आता है इरेप्सिन। क्या आता है? इरेप्सिन, ठीक है। आप यूँ बोल सकते हो कि ये भाई साहब जैसे एक लेडीज है, ये प्रोटीन क्या है, लेडीज है, इसके नखरे बहुत हैं। देखो आदमी आपने सुना होगा मैन आर सिंपल, ठीक है ना भैया, कोई ज़्यादा नखरे नहीं है। तो यहाँ पर भी भाई साहब स्लेवरी एमाइलेज, भाई यहाँ भी एमाइलेज ही है, यहाँ भी एमाइलेज है, कोई बात नहीं भैया काम चल जाएगा, कोई बात नहीं है। इसको स्लेवरी बोल दो, इसको पेनक्रेटिक बोल दो ताकि पता चल जाए। यहाँ पर भी माल्टोज था तो माल्टेज भाई साहब नहीं है, हमें ज़्यादा प्रॉब्लम है, ठीक है। लेकिन प्रोटीन भाई साहब हर जगह नखरे करता है, यहाँ अलग चाहिए पेप्सिन, यहाँ अलग चाहिए ट्राइप्सिन, यहाँ अलग चाहिए इरेप्सिन, बस इतना है कि सब में सिन आ रहा है, ठीक है ना। चलिए तो आपको बस इतना थोड़ा इस पर थोड़ा ध्यान रखना है बस, ठीक है, बाकी सब याद हो ही जाएगा। चलिए तो पेप्टाइड किस में जाएगा, मतलब पेप्टाइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये एमिनो एसिड में, ठीक है। चलिए एसिड में,
अब और फैट तो ही सर हमारे पास ऑलरेडी क्या है, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड पहले ही हो चुका है, यहाँ तो करने की ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ होगा ही नहीं, ठीक है। तो अब हमारे यहाँ पर आते आते जेजुनम तक आते आते जो हैं वो पूरा का पूरा एकदम स्मॉलेस्ट हमको फॉर्म मिल गया, ठीक है। फिफ्थ पार्ट क्या है हमारे पास, इलियम, इलियम है, ठीक है। इलियम क्या करता है भाई, एब्जॉर्ब करता है, ये कोई डाइजेशन नहीं करता है, ये क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा इन सब को, ग्लूकोज को, एमिनो एसिड को, ग्लिसरॉल को, फैटी एसिड को, ठीक है ना। इन तीनों को क्या कर लेगा, ये एब्जॉर्ब कर लेगा, एब्जॉर्ब, ठीक है। चलिए बात समझ में आ गई। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर पढ़ना पड़ेगा अपन को, इसका स्ट्रक्चर थोड़ा अलग है, ठीक है ना। देखिए मान लीजिए यहाँ से मैं बना देता हूँ, यहाँ से इस जगह से, ठीक है ना, या यहाँ से बना देता हूँ मैं इस जगह से, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, ये है, ठीक है ना, यहाँ से आ रहा है ये इस जगह से, ठीक है। ये पाइप है, इसको अगर मैं बाहर निकालूँ तो ये एक पाइप है, ठीक है, समझ गए आगे। चलिए तो इसकी जो पाइप्स है ना, ये पाइप के अंदर दीवार जो है ना, इसके अंदर ऐसे छोटे छोटे से ऐसे ये निकले होते हैं, ठीक है, ऐसे पूरी दीवारों पे ये ऐसे छोटे छोटे से निकले होते हैं, ये है ना, तो हर एक दीवार ऊपर नीचे हर जगह से ये निकले होते हैं, ठीक है ना। चलिए तो ये क्योंकि देखिए पतली पतली सी हैं, उंगलियां जैसी, इसलिए इनको बोलते हैं फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। रुको एक मिनट, चलिए ठीक है। देखिए क्या बोलते हैं इनको, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, मतलब फिंगर के जैसा दिखने वाला स्ट्रक्चर, तो ये तो फिंगर के जैसा दिखने वाला है ही सही, बट इसका नाम भी है, नाम क्या है इसका, विलाई, ठीक है, नाम क्या है इसका, विलाई। अब बात ये आ रही है कि भाई क्यों है ये, क्यों हमारे लिए एक ज़बरदस्ती एक विलाई एक टफ सा नाम आ गया और हमें याद रखना पड़ रहा है, क्यों ज़रूरत है इसकी, नहीं होता तो क्या हो जाता, ठीक है। तो देखिए ज़रूरी है ये, है ना, समझिए बात को। देखिए आपने इतनी मेहनत करी है, करी कि नहीं करी आपके सिस्टम में, देख लीजिए इतनी भयानक मेहनत है, अभी इसको याद करने में मेहनत लगेगी, ठीक है ना, इतनी खतरनाक हमारी मेहनत है हमारे सिस्टम ने किया है। इसका मतलब ये है कि आपने इतनी मेहनत करी है, इतनी मेहनत करने के बाद आपने क्या बनाया है, ग्लिसरॉल फैटी एसिड बनाया है, ग्लूकोज बनाया, एमिनो एसिड बनाया। तो अब आप क्या चाहते हो कि इनका ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट हमारी बॉडी में जाए या कम से कम पार्ट जाए, ज़्यादा से ज़्यादा जाए, यानी कि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा हमारा सिस्टम इनको एब्जॉर्ब कर ले, ठीक है ना, कम से कम ना करे, ज़्यादा से ज़्यादा करे। तो देखिए ज़्यादा से ज़्यादा करने के लिए हमारा सरफेस एरिया बड़ा होना चाहिए कि छोटा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। अब समझो बात को, ठीक है। सरफेस एरिया, ये विलाई क्या करता है, सरफेस एरिया को इंक्रीज़ कर रहा है, बढ़ा रहा है। अब दिमाग में बात ये आ रही है कि कैसे बढ़ा रहा है भाई साहब, देखो ये बोर्ड है, ठीक है। अब ये यहाँ पर मान लीजिए ये एक होल है, ये एक होल है, ठीक है। अब मैंने इसको मान लीजिए इसे मैंने फ्लैट किया हुआ है, ठीक है ना, और इसमें मैंने पानी ढोल दिया, ठीक है। इसमें से पानी जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा, पहली बात। दूसरी बात देखिए, ठीक है ना, मैंने इस पर कर दिया, ये पेन रख दिया, ऐसे एक पाइप रख दिया मान लीजिए, और इस पाइप में यहाँ हर जगह पर मैंने इसके हर सरफेस पे क्या कर दिया, छेद कर दिए छोटे छोटे, ठीक है ना, छेद कर दिए ये, और यहाँ पे भी एक छेद कर दिया, ठीक है। अब कहाँ हमारे पास सिर्फ एक होल था, अब इस एक होल की जगह पर हमारे पास बहुत सारे होल आ गए नहीं आ गए, ठीक है ना। अब मैं अगर पानी डालता हूँ, ठीक है, तो यहाँ से यानी कि इसके पूरे सरफेस यहाँ से पानी निकल रहा है, तो यानी कि इसके जितने भी छेद हैं वहाँ से एब्जॉर्ब करेगा, आगे बात समझ में। तो कहाँ एक होल था और कहाँ इतने सारे होल हो गए, एक ही जगह पर, एक ही होल की जगह पर हमारे पास इतने सारे होल हो गए, आई बात समझ में। तो इस तरीके से सरफेस एरिया बढ़ा कि नहीं बढ़ा, बढ़ गया, ठीक है ना। तो एब्जॉर्प्शन की जो क्वांटिटी है जो क्या हो गई, बढ़ गई, बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से ये एब्जॉर्प्शन, तो देखिए ये बिल्कुल ऐसा है। तो जैसे कि ये मान लीजिए एक विलाई है,
तो इसमें यहाँ पर होल होगा, यहाँ होल होगा, यहाँ होल होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ पर होगा। तो अब जब खाना आएगा ना, इस पूरे में ये भरा हुआ आएगा एकदम, ये पूरा सिस्टम भरा हुआ है, पूरा पाइप, ठीक है ना। तो ये विलाइज इनमें से अंदर वो जाता है, ठीक है ना, ये एब्जॉर्ब हो जाता है। आगे बात समझ में। तो अब बताओ विलाई यानी कि विलाई ज़रूरी है कि नहीं है? ज़रूरी है, क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन करने में हेल्प करता है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से, ठीक है,